आज हम लोग क्लास 10th रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर 10 में हम लोगों ने बात किया कि ग्लास स्लैब से अपवर्तन कैसे होगा, इसके अलावा अपवर्तनांक क्या होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम यानी कि प्रकाशीय सघन और प्रकाशीय विरल क्या होता है, और वह घनत्व से जो द्रव्यमान वाले घनत्व है उससे किस प्रकार डिफर होता है। मैंने किरोसिन ऑयल और जल का एग्जाम्पल लेकर के पिछले लेक्चर में आपको बताया कि जल का घनत्व ज़्यादा होता है, किरोसिन ऑयल का घनत्व कम होता है, लेकिन प्रकाशीय रूप से किरोसिन ऑयल ज़्यादा सघन है और जल कम सघन है। और उसकी सघनता कम या अधिक कौन बता रहा है? आप कह सकते हो कि प्रकाश की चाल से मालूम होती है, या आप कह सकते हो कि अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक प्रकाश की सघनता को कि सघन है विरल है इसको भी निर्धारित करता है। आज हम लोग लेक्चर 11th में उसके आगे बात करेंगे कि अपवर्तनांक का चाल से क्या संबंध होता है, अपवर्तनांक का तरंगदैर्घ्य से क्या संबंध होता है, और अपवर्तनांक के कारण वास्तविक गहराई और आभासी गहराई कैसे होती है, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग लेक्चर 11 में बात करते हैं प्रकाश के चाल पर अपवर्तनांक का प्रभाव या भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, हम पहली हेडिंग लेते हैं इसमें, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, हम इसकी बात करेंगे। इस हेडिंग के अंतर्गत हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे कि माध्यम के बदलने से प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो हम यहाँ पर यह बताने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है प्रकाश की चाल, यानी कि कोई माध्यम न रहे तो प्रकाश सबसे तेज चलता है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सा भी कोई माध्यम आएगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। यहाँ तक कि हवा को सबसे विरल माध्यम माना जाता है, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1 माना जाता है, उसमें भी प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम हो जाती है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होता है इसका अपवर्तनांक, और उसी की वजह से प्रकाश की चाल भी 2.99 करके ऐसे करके होता है, यानी कि 3 × 10⁸ से थोड़ा सा कम हो जाता है प्रकाश की चाल हवा में भी। लेकिन उसको मान लिया जाता है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ होती है। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी कि जल में प्रकाश की चाल की बात करें तो जल में जब प्रकाश चलता है तो वहाँ प्रकाश की चाल और कम हो जाती है। जल में प्रकाश की चाल 1.33 जल का अपवर्तनांक होने की वजह से लगभग 2.25 के आसपास हो जाता है। वही जब कांच में जाता है तो कांच का अपवर्तनांक और बढ़ जाता है, यानी 1.5 हो जाता है, जहाँ पर प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकाश का चाल कम होता जाता है, यहाँ तक कि यदि प्रकाश सबसे ज़्यादा सघन माध्यम यानी कि हीरे में चलता है तो वहाँ पर प्रकाश की चाल लगभग 1.25
इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अपवर्तनांक उसका 2.42 के आसपास होता है। यानी कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए वहाँ प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। और हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए निर्वात के बाद किसी में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है तो हवा में होती है। तो हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, तो बात करेंगे कि प्रकाश की चाल माध्यम के सघनता पर निर्भर करता है। सघनता पर निर्भर करता है। सघनता का मतलब क्या हुआ? अपवर्तनांक। हम कल के लेक्चर में यह बात बताए थे कि सघन माध्यम का मतलब हुआ अपवर्तनांक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, उसको सघन माध्यम कहते हैं, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसको विरल माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश की चाल माध्यम की सघनता पर निर्भर करती है, और यहाँ पर हम यह बताने का प्रयास करती है, और यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे कि सघनता का मतलब क्या है? अपवर्तनांक, अर्थात माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। और अपवर्तनांक से इसका रिलेशन क्या होता है, इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। V बराबर C/n। इस फार्मूले से हम बात करेंगे, और यह फार्मूला हमारे पास रहेगा तो हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को निकाल सकते हैं, जहाँ पर V क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, यह है माध्यम में प्रकाश की चाल। और n है माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक यह है, और यह है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो हमेशा मालूम रहती है। निर्वात में प्रकाश की चाल यह हमेशा आपको मालूम रहेगी। बोर्डिंग लेवल में पेपर में भी दिया रहता है निर्वात में प्रकाश की चाल। इसकी वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और वो किसी कंपटीशन में तो नहीं दिया रहेगा, लेकिन यह आपको याद रहना चाहिए। और माध्यम का अपवर्तनांक आपका भिन्न भिन्न दिया रहेगा, और आपको इस चाल के बारे में पूछा जाएगा, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके आसानी से सवाल को लगा सकते हो, या विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हो। जैसे हम कुछ सवाल को लेकर के इसे बताने का प्रयास करेंगे। यह फार्मूले को आप देख लें, V = C/n। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि आप इसको कंफर्म करेंगे। हमने क्वेश्चन एक लिया कि क्वेश्चन नंबर 1, यदि जल का अपवर्तनांक फोर बाई 3 हो तो उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करो। प्रकाश की चाल ज्ञात करो, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया। कई बार अपवर्तनांक नहीं भी देता है, तो भी हमें मालूम होना चाहिए कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। कई बार 1.33 दे देता है, तो भी हम इस फॉर्म में लेते हैं इसको, ताकि हमें कटाने पिटाने में सुविधा रहेगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल का मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल।
v बराबर c/n लेंगे। c की जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखेंगे और अपवर्तनांक का मान 4/3 है। 3 होने से ये ऊपर चला जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, तो 9/4 × 10⁸ होगा। और यह 4 दूना के 8 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसको कैसे निकाला जाता है यह तरीका मैंने बताया। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं कांच के लिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। यदि अपवर्तनांक 1.5 और 1.5 हो, इतने ही से करते हैं हम। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला लगाएंगे, v = c/n लगाएंगे। c के जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, n की जगह 1.5, यहाँ 1.5 से यह कटेगा और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका भी आंसर है। इस प्रकार से किसी भी माध्यम में हमको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो डेफिनेटली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सीधे v = c/n लगाएंगे। c का मान फिक्स है 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक से भाग दे करके चाल निकालेंगे। तो एक चीज़ तो हम यहाँ कंफर्म कर दिए कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है या माध्यम प्रकाश के चाल को कैसे प्रभावित करता है। आपने यहाँ देखा कि माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल से भाग दे करके ही भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल की गणना की जाती है। फिर अब हम लोग तरंगदैर्ध्य की निर्भरता की बात करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का माध्यम के साथ निर्भरता। वे भिन्न भिन्न माध्यम रहेंगे तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कैसे निर्भर करेगा या प्रभावित होगा, इसकी बात भी हम करेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये बता देना चाहेंगे कि प्रकाश की चाल और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य माध्यम के साथ प्रभावित होता है, लेकिन प्रकाश की एक चीज़ आवृत्ति है जो कि माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता। प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश स्रोत का गुण है, इसलिए किसी भी माध्यम में जाए उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। क्योंकि कन्फ्यूजन करने के लिए जैसे तरंगदैर्ध्य और चाल को चेंज कराते कराते आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि तरंगदैर्ध्य निकालो भिन्न माध्यमों में, और उसी के साथ पूछ दिया कि आवृत्ति निकालो। यदि एक माध्यम में आवृत्ति इतनी है, दूसरे माध्यम में आवृत्ति क्या हो जाएगी, यदि उसका अपवर्तनांक कैसे है, तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है। लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बात आती है कि जिस प्रकार तरंगदैर्ध्य, जिस प्रकार चाल अपवर्तनांक से भाग दे करके भिन्न भिन्न माध्यमों में निकाली जाती है, उसी प्रकार से आवृत्ति भी भिन्न भिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक से भाग दे करके निकाली जाएगी। ऐसा आप करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति जो होता है प्रकाश का स्वाभाविक गुण है, प्राकृतिक गुण है, वो उसके स्रोत पर निर्भर करता है, न कि किसी माध्यम पर निर्भर करता है। इसलिए आवृत्ति वाले क्वेश्चन में आप वही आवृत्ति लिखोगे जो एक बार आवृत्ति बता दी गई है। जब तक स्रोत नहीं चेंज होगा आवृत्ति उसकी चेंज नहीं होगी। तो हम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य माध्यम के साथ निर्भरता को भी यहाँ पर दिखाएंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य उसके सघनता अर्थात अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। वही बात जैसे चाल है वैसे ही इसका भी निर्भरता है। और हम यहाँ पर भिन्न माध्यम में तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे, फार्मूला लिखेंगे।
माध्यम में तरंगदैर्ध्य, माध्यम में तरंग दैर्ध्य बराबर, माध्यम का तरंगदैर्ध्य यदि हम लैम्डा डैश लें तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बटा, यहाँ लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा डैश यहाँ पर है माध्यम में तरंग दैर्ध्य, किसी माध्यम में तरंग दैर्ध्य कितना है यह लैम्डा डैश बताता है। लैम्डा बताएगा निर्वात में तरंग दैर्ध्य, या जो तरंग दैर्ध्य दिया रहेगा निरपेक्ष भाव से उसके तरंग दैर्ध्य की बात रहेगी। निर्वात में तरंग दैर्ध्य, निर्वात में तरंग दैर्ध्य, और यह है अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, यह चीज़ है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं, किसी भी माध्यम में तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करना है तो निर्वात में तरंग दैर्ध्य दिया रहेगा आपके सवाल में कि फला प्रकाश है, इसका निर्वात में तरंग दैर्ध्य इतना है, माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो माध्यम में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो इसी फॉर्मूले को हम सिंपली जैसे प्रकाश की चाल वाले में किए थे उसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे और आसानी से हमारा तरंग दैर्ध्य आ जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य की निर्भरता की बात हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद एक बात और हम लोग इसमें कर लें, अपवर्तनांक पर जो निर्भर करने वाली चीज़ है उसमें से एक चीज़ और है। जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गहरी नदी में यदि शांत जल है तो वो जितनी गहरी है उसके अपेक्षाकृत कम गहरी दिखाई देती है। किसी बर्तन में पानी भरा है तो उसकी गहराई अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। यदि बर्तन की पेदी पर सिक्का है तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उससे संबंधित हम आपको यहाँ पर बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी कि किसी द्रव की वास्तविक गहराई के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। गहराई क्या होती है भाई? तो हम यहाँ बात करेंगे कि किसी माध्यम का जो द्रव भरा हुआ है उसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उतना वो कम गहरा दिखाई देगा और उसकी वास्तविक गहराई ज़्यादा होगी। या कोई सिक्का पेदी में रखा हुआ है तो कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे से कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, या उसकी आभासी ऊंचाई ऊपर से कितनी है, वास्तविक ऊंचाई कितनी है, उसका रिलेशन हम यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह भी अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किसी द्रव की आभासी गहराई, आभासी गहराई उसके अपवर्तनांक पर, उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों ही पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रश्न बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड से लेकर के कंपटीशन तक पूछे जाते हैं, इसलिए फार्मूलों को एकदम आप दिमाग में रखें। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि वास्तविक गहराई, यहाँ हम बात करते हैं फार्मूला वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा के आभासी गहराई, आभासी गहराई बराबर अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। यह फार्मूला है और इस फार्मूले की सहायता से हम कहीं भी वास्तविक गहराई ज्ञात करना है तो आभासी गहराई मालूम है, अपवर्तनांक का गुणा कर देंगे, और आभासी गहराई मालूम करना है तो वास्तविक गहराई में अपवर्तनांक का भाग दे करके निकाल लेंगे। और तली से कितना ऊपर उठा हुआ है यदि इसकी जानकारी हमको लेनी है तो वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई को घटा देते हैं। दोनों में से कोई एक मालूम रहेगा और एक नहीं मालूम रहेगा, तो उन दोनों को निकालने के बाद हम वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो तली से कितना ऊपर उठा हुआ है
यह मिलेगा। एक बहुत ज़बरदस्त एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशनों में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यह जो है तीनों आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने दिया आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने के लिए, कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसे आप निकालोगे, तरंग दैर्ध्य आप विभिन्न माध्यमों में कैसे निकालोगे, और गहराई कैसे आप निकालोगे। जैसे सिक्का कह देता है कि पेदी में है, वो कितना ऊपर उठा हुआ है, या फिर कोई नदी है उसकी गहराई बहुत कम दिखाई क्यों दे रही है। तमाम चीज़ों के प्रश्न के उत्तर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इनसे आप लगा सकते हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में शेष चीज़ों को लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।